ओके क्लास, तो हम आज पढ़ने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय मैनी इंडियंस, बट few of them also agree that it was just a revolt of some soldiers. Okay, but that's not entirely true. So let's go. So पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पहले तक ना चीज़ें ऐसी नहीं थी जैसी इसके बाद हो गई। कैसा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1857 के बाद ही जो है, रिवॉल्ट के बाद ही ना, कांग्रेस जो हमारी बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका गठन किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और कुछ हिंदुस्तानियों के द्वारा मिलके। क्यों किया गया? ऐसा कहा जाता था कि जो कांग्रेस है ना, इट्स अ सेफ्टी वॉल। इट्स अ सेफ्टी वॉल। ऐसा क्यों? कि ऐसा रिवॉल्ट डायरेक्ट ना हो जाए, वापस से दोबारा ऐसा रिवॉल्ट ना हो जाए, इसलिए अब कुछ भी होगा तो कांग्रेस अपनी मांग रखेगी, कुछ चीज़ें हम लोग सुनेंगे, लॉलीपॉप देते रहेंगे और कांग्रेस अपना चलाती रहेगी। ठीक है, ऐसा करके ओपन किया गया। बट एक पॉजिटिव नोट की चीज़ें ये भी स्टार्ट हुई कि 1857 के पहले चीज़ें हो रही थी। कहीं साउथ में कहीं पे हो गया, थोड़ा सा किसी गांव वगैरह में, किसी शहर में रिवॉल्ट हो गया ना, थोड़े थोड़े हो रहे थे, बट ऐसे कॉन्टिन्यूस नहीं था। लेकिन 1857 के बाद ऐसा कुछ ना कुछ घटना होती रही, रेवोल्यूशनरीज बनते गए, है ना, चीज़ें चलती रही 1857 तक। 1857 से फिर जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई तब तक कॉन्टिन्यूस चीज़ें चलती रही, लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया और हमें आज़ादी दिला के गया। ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ में चलते हैं जिससे हमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। देखो, अगर किसी की लड़ाई होती है, जैसे तुम्हारी लड़ाई हुई है तुम्हारे दोस्त से, अब तुम जो है, तुम्हारे घर पे जब तुमसे पूछा जाएगा कि बेटा क्या हुआ था, तुम अपनी साइड की स्टोरी बताओगे कि भले तुमने पहला हाथ छोड़ा होगा, लेकिन तुम क्या बताओगे कि मम्मी उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा, तो मुझे मारना पड़ गया, हाथ उठ गया मेरे गुस्से में। ठीक है, वो क्या कहेगा, मैम मैं तो मजाक कर रहा था और वो उसने हाथ उठाया तो मुझे भी हाथ उठाना पड़ा, फिर लड़ाई हो गई। समझ रहे हो? तो अपनी गलती कोई नहीं मानता, है ना। वैसे ही जब अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे तो वो लोगों ने मानने से मना कर दिया कि ये इंडिपेंडेंस था, वॉर। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं तो नहीं मानता कि इट वॉज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या था? उन्होंने कहा, उनमें से एक जो लिटरेचर के जो लिखने वाले थे वो थे हिस्टोरियन सर जॉन लॉरेंस, जिन्होंने सीधा कहा कि भाई ये सिर्फ एक मिलिट्री आउटब्रेक था, ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, मिलिट्री आउटब्रेक था। क्यों? उन्होंने कहा सिर्फ कई जगह पे कुछ आर्मी के लोगों को नापसंद हो गया चीज़ें, तो उन्होंने खिलाफत कर दी, बस यही था। ठीक, डिफरेंस होता है म्यूटनी और इंडिपेंडेंस के वॉर में, डिफरेंस होता है। म्यूटनी तब कही जाती है जब कोई जूनियर सिपाही अपने सीनियर का बात मानने से मना कर दे, वो म्यूटनी कही जाती है, अपने चीज़ें हाथ में ले ले, पावर। ठीक, उसमें से हमारे तरफ के हिस्टोरियंस थे, वन ऑफ देम वाज वीर सावरकर, दामोदर वीर सावरकर। ठीक, ये थे, वीर सावरकर इनका निकनेम है, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। अभी रिसेंटली इनके ऊपर एक मूवी भी आई हुई थी। तो इन्होंने क्या कहा था कि इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या कहा था इन्होंने? कि इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे इंडियन के हिस्टोरियन हो गए जिन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं अभी के टाइम के जो थे रिसेंट में, उनमें से एक थे आरसी मजूमदार और एक थे एसएन सेन। ठीक है, अब उसमें आरसी मजूमदार जो थे वो थोड़े लेफ्टिस्ट विचारधारा के हिस्टोरियन माने जाते हैं। तो उनका कहना यह था कि जो ये रिवॉल्ट हुआ था ये सिर्फ रिवॉल्ट ही था, कोई भी ऐसा नहीं था कि सो कॉल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, सिर्फ रिवॉल्ट था और मिलिट्री ही इन्वॉल्व थी इसमें, और कुछ नहीं था, कुछ एक का दुख का इंसिडेंट्स हुए बस। ठीक, लेकिन जो दूसरे हमारे हिस्टोरियन हैं एसएन सेन, इनका मानना था कि भाई इट वॉज पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इंडिपेंडेंस। देखो, मैं मानता हूँ, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया ना कि 1857 के बाद चीज़ें बहुत कॉन्टिन्यूस होने लगी। 1857 के बाद ही जो सत्ता थी, जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, आईईसी के पास में थी, 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही ये सत्ता जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कांग्रेस का निर्माण किया। समझ रहे हो? तब इसीलिए कहा जा सकता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ही पार्ट था, क्योंकि इट प्लेड अ मेजर रोल इन इट। ठीक,
अभी हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि हमारे जो, देखो किसी भी चीज़ की ना दो तरह के कॉजेज़ होते हैं। पहला क्या होता है, चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो तुम्हारे घर पे एक पुश्तैनी बक्सा रखा हुआ है और बक्से में अब ताला लगा हुआ है। ठीक, अब ताला लगा हुआ है, उसमें ये गेस किया जा रहा है कि उसमें तुम्हारे दादा के दादा ने खजाना छुपा रखा है। अब तुम्हारे घर पे तुम 4 भाई हो, अब ये खजाना किसका होगा? चारों भाई हो एकदम लालची कि भाई मुझे पूरा चाहिए, ये तो पूरा चाहिए, ये तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या किया जाएगा? उसमें ये होगा कि चलो एक काम करते हैं कि एक एक हथौड़ा सब लोग लेकर आओ और सब लोग बारी बारी से हथौड़ा मारेंगे। ठीक है, पहले 1 नंबर का भाई, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, एक एक करके हथौड़ा सब मारते रहेंगे और जिसका हथौड़ा आखिरी होगा, जिसपे ये ताला टूट जाएगा, वो पूरा खजाना या जो भी बक्सा रहेगा वो उसका हो जाएगा, वो ले जाएगा। ठीक, मानते हो? इस पर सब डील एंड कर देंगे, हाँ बढ़िया भाई, मैं तो एक ही में तोड़ दूंगा, मैं ही तोड़ूंगा, है ना। अब क्या हुआ कि अब ऐसा तो है नहीं है, अगर चलो तीसरे नंबर के भाई ने जब मारा तो टूट गया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि इसके पहले जितने हथौड़े जो पड़े थे ताले पे वो कोई मतलब के नहीं थे, उसी से ताला कमज़ोर हुआ, है ना। वो तो चौथा जो मतलब तीसरा वाला जब जिससे टूटा वो उस टाइम पे वो तो लास्ट इम्पैक्ट था कि उसके बाद उसको टूटना ही टूटना था। ठीक है, कॉफिन पे नील थी आखिरी वो। ठीक है, लेकिन यही है भाई। अब इसका मतलब यही है कि जैसे ये पॉलिटिकल कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉजेज हो गए, सोशल कॉजेज हो गए, मिलिट्री कॉजेज हो गए, ये सारी कॉजेज पहले से ही चल रही थी। इन कॉजेज के बाद एक और कॉज हुआ, वो इमीडिएट कॉज था, लेकिन ये सारे क्या थे? अंडरलाइन कॉजेज थे। ठीक है, शुरू करते हैं पॉलिटिकल कॉज से। देखो पॉलिटिकल कॉज में क्या क्या दिक्कत आ रही थी पता है? देखो पहली बात तो एक उनका चल रहा था एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चल रहा था, ये लॉर्ड डलहौजी का था। उनका क्या था? लैप्स में क्या होता था कि अगर किसी भी किंग का कोई लीगल इनहेरिटेंस नहीं है, कोई लीगल बच्चा नहीं है, बायोलॉजिकल बच्चा कोई नहीं है, है ना, तो वो कोई भी बच्चा अडॉप्ट तो कर सकता है, लेकिन वो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा उनका जो राजपाट है वो नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, तो वो किंगडम लैप्स कर जाएगी और ब्रिटिश सरकार के अंदर आ जाएगी वो। ठीक है, ब्रिटिश सरकार नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तब थी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगी। जैसे ये है ना डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके बाद बहुत सारे बर्मा, असम, सिंध, पंजाब, उसके बाद जो हमारा अवध का राज था, अवध को बोला इन लोगों ने कि अवध का इन लोगों ने बोला कि भैया ये तो ऐसा है कि अवध में वही नहीं है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमको माल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम इसको अच्छे से एडमिनिस्टर करेंगे, इसलिए हम इसको अपने पास ले रहे हैं। तो अवध में ये सिस्टम हो गया। समझ रहे हो कितना बुद्धि लगाया ये लोग। झांसी को भी ऐसे ही एनेक्स किया, है ना, डलहौजी की इसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने झांसी को अरेस्ट ऐसे किया ही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? चलो ठीक, उसके बाद क्या था? एक और पॉलिटिकल कॉज क्या था? जो जमींदार वगैरह थे उनकी ज़मीन ये हड़प ले रहे थे, है ना, जमींदार वगैरह की ज़मीन हड़पे, तो जमींदार भी इनसे बहुत खिसियाए हुए थे। जैसे हमारे एक क्या कहते हैं यूपी के कुंवर सिंह थे, बिहार के कुंवर सिंह थे, उनकी बहुत सारी ज़मीनें इन्होंने हड़प ली थी, तो वो भी आ गए थे रिवॉल्ट में। ठीक, तो ज़मींदार का ये बहुत ज़्यादा ये लोगों ने कब्जा कर लिया था, वो भी एक सिस्टम था जो इनको आगे चल के दिक्कत हुआ था। उसके बाद ज़मींदारी में ये लोग लेके चलते थे एक सनसेट लॉ, कि किसी एक डेट पे सनसेट के पहले अगर ज़मींदार जो थे वो ला के टैक्स जमा नहीं करते थे तो उनकी ज़मीन जो थी वो नीलाम कर दी जाती थी। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ज़मींदार लोगों ने कैसे अंग्रेज़ों को चूना लगा दिया था। मैं पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगा। ये समझ लो कि ये लोग करते क्या थे, जब नीलाम होता था ना, इन लोगों ने आपस में डील कर ली थी, अपना ही कोई आदमी बैठा के कम दामों में अपनी ज़मीन खुद ही खरीद लेते थे ये करते थे, ये लोग खेल जाते थे बढ़िया से। तो काफ़ी दिन बाद इन लोग को ये पता चला अंग्रेजों को कि हम लोग ठगे जा रहे हैं ज़मींदारों से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि यही वो समय था, अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था यूरोप में वो चरम पे आ चुका था, धीरे धीरे बढ़ते हुए अब अच्छी पेस पे चलने लगा था, है ना। तो जब ये इतना अच्छा चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस टाइम पे होता क्या है कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट
इंडस्ट्री होती है बहुत बड़ी होती है, लेकिन धीरे 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 उसको रून कर दिया जाता है। ठीक है, क्या हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री होती है उसको रून कर दिया जाता है। कैसे रून कर दिया जाता है, क्या क्या रीज़न कैसे किया जाता है, बहुत सिस्टमैटिकली किया जाता है। सबसे पहले अगर इंडियन को अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है ना, तो उनको देना पड़ता था हैवी ड्यूटी टैक्स, तो वो एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाता था। तुम खुद ही सोचो, अगर तुमको कोई चीज़ बेचनी है किसी कॉलोनी में ले जाके, और कॉलोनी के जो गार्ड है वो तुमसे बोले कि भाई तभी ले जाने देंगे, तुम्हारा सामान अगर 100 रुपये का है तो 200 रुपये हमको तुम टैक्स दोगे, तो तुम कैसे बेचोगे, बेच ही नहीं पाओगे। तो वो लोग यही करते थे। प्लस क्या करते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और यूएस में सस्ते में चीज़ें बना के वापस ला के यहाँ पर बेच देते थे, तो इससे भी इनको नुकसान हो रहा था। समझ रहे हो? तो इनके इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या थे? पहली बात तो ये सब हो रहा था। उसके बाद एक इकोनॉमिक कॉज ये भी था कि जो किसानों पे टैक्स लग रहा था, ठीक है, फूड आइटम्स पे जो टैक्स लग रहा था किसानों पे, उससे क्या था, किसान बहुत आहत थे। भाई क्यों ना भाई, इतना तगड़ा टैक्स देते थे, कितनी सारी भुखमरी आई हैं। तुमको पता है बंगाल में लाखों लोग मरे हैं, कई बार फेमाइन हुआ है बंगाल में, लेकिन उसको वो नहीं माना जाता है कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि ब्रिटिशर्स ने मारा है। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी एक उनमें से एक पार्ट है कि किसानों का साथ अन्याय जो हो रहा था, जो लंबे लंबे टैक्स वसूले जा रहे थे रोयतवारी से, है ना, परमानेंट सेटलमेंट से, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, उस पर भी क्या है। अब इसमें फैक्ट क्या है, ये है, देखो, अगर कोई किसान है, अब जो किसान है, किसान का बेटा ही तो आर्मी में जाता है। क्यों जाता? तो किसान का बेटा ही आर्मी है। अभी भी हमारे देश में कौन सा नारा लगता है? जय किसान जय जवान, है ना। जाता तो किसान ही है, किसान का बेटा ही आर्मी में अभी भी। तो उस समय भी जो आर्मी थी वो मोस्टली किसान के बच्चे से ही भरे पड़े थे। ठीक है, अभी आगे हम लोग चलते हैं, सोशल कॉजेज भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलो, अब सोशल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात तो एक टर्म है वाइट मैन बर्डन, है ना। इसमें क्या था कि इट इज़ वाइट मैन बर्डन टू रूल इंडिया, सच अ पैथेटिक कंट्री इट इज़, ऐसा वो लोग कहते थे। ठीक, इसका मतलब कि उनका ये था कि भाई हम लोग को वो बंदर कहते थे, या ऐसा मतलब कि ये तो बहुत छोटे लोग हैं, बेकार हैं, बकवास हैं, इन लोग स्लेवरी ही करनी है उसी लिए हैं, है ना। तो हम लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं करते थे। ठीक है, बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते थे। यहाँ तक कि जो हमारा अगला इसमें मिलिट्री कॉजेज में है, उसमें भी यही है कि जो आर्मी में लोग भी रहते थे ना, उनको भी वाइट सोल्जर से ना उनको कम पेमेंट मिलती थी। ठीक है, उनको वाइट सोल्जर से भी लेस पेमेंट मिलती थी। किसको? इंडियन सोल्जर्स को। और क्या था, और इंडियन सोल्जर्स ना सिर्फ कम सैलरी में काम नहीं करते थे, बल्कि इंडियन सोल्जर्स ना सिर्फ एक सर्टेन रैंक तक ही ऊपर जा सकते थे, ऑफिसर नहीं बन सकते थे, सूबेदार तक बन सकते थे। बस क्या बन सकते थे? सूबेदार बन सकते थे, और बस ऑफिसर नहीं बन सकते थे। ठीक, एक ये मिलिट्री कॉज हो गया। उसके बाद वन ऑफ द मिलिट्री कॉजेज वर कि एक इन लोग को चीज़ मिलती थी, वो थी भत्ता। आज के ज़माने में भट्टा कहते हैं, भट्टा, है ना, बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए, देखते हो मांग उठती रहती है ना, विधवा पेंशन भत्ता ऐसे मिलता रहता है ना। अब ये भत्ता क्या होता था, जब जैसे इंडिया का कोई सिपाही मान लो चाइना जाके वॉर लड़ रहा है ना, या यूरोप जाके सेवा दे रहा है, तो इन लोग को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था। तो वो अलाउंस भी इस टाइम बंद कर दिया गया था, इस टाइम आते आते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, गुड। चलो अभी हम लोग आगे चलेंगे कि इसके बाद का क्या सिस्टम रहा है, कि हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो इमीडिएट कॉजेज थे वो क्या थे। जो आखिरी हथौड़ा मारा गया था ताले पे, वो कैसे मारा गया था, हम लोग ये पढ़ेंगे अब। ठीक है भाई लोग, चलो देखो, इसके पहले ना थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको, ट्राई करता हूँ समझाने की और अच्छे से कि ये गन का सिस्टम क्या था। देखो, इसके पहले ये वाली गन आने से पहले जो पुरानी गन चल रही थी, उस गन में क्या सिस्टम था ना, कि जैसे ये गन है, अब उस समय सिपाहियों को ना 2 पाउच कैरी करने पड़ते थे गोली चलाने के लिए। मान लो ये एक पाउच हो गया, ये दूसरा पाउच हो गया। अब इसमें भरना पड़ता था बारूद, ठीक है, इसमें बारूद भरना पड़ता था, और इसमें
इसमें गोली, गोली बारूद लेकर चल रहे हैं। एक सिपाही है, एक पैकेट में बारूद भरा हुआ है, एक पैकेट में गोली भरा हुआ है। अब उसको अगर फायर करना है तो उसको पहले बारूद डालना पड़ेगा एक सर्टेन अमाउंट पे, मान लो यहाँ तक उसको बारूद भरना है, ठीक, यहाँ तक उसको बारूद भरना है, यहाँ तक बारूद भरना, उसके बाद यहाँ पे गोली, तब वो चलाएगा। अब इसमें दिक्कतें क्या होती थी कि हो सकता है बारूद कभी कम ज़्यादा हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है नली फट जाए, हाथ में ही दग जाए, तकलीफ हो जाएगी, है ना। लेकिन इसका सल्यूशन निकाला गया। इसका सल्यूशन क्या हुआ कि एक पैकेट तैयार किया गया, एक ऐसे पैकेट तैयार किया गया, ठीक, एक ऐसे पैकेट तैयार किया गया जिसमें यहाँ पे नीचे बारूद भी था और साथ ही साथ में जो गोली होती है, गोली भी इसमें थी और ये पैक में था। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या था, इसमें ट्विस्ट क्या था, जो ये कार्टिलेज था, इस कार्टिलेज में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा कहा जाता है, अभी मैं और बताऊंगा कैसे चीज़ें हैं, ठीक। कार्टिलेज थी और कार्टिलेज में ये हुआ कि इसमें जो ये ग्रीसिंग हुई है, इसमें ग्रीस लगाया गया है ताकि ये किस लंबी समय तक चल सके, इसके लिए इसमें ग्रीसिंग लगी गई है। ग्रीसिंग किससे की गई है, ग्रीसिंग की गई है काऊ और पिग, इन दोनों के चर्बी के तेल से, ठीक, ऑयल से, इनकी ऑयल से ग्रीसिंग की गई है। अब हम सबको पता है भाई, काऊ हिंदुइज्म में बहुत मान्यता रखती है, गाय हमारी माता है, हमें सब कुछ आता है ना। और पिग जो है वो पिग में क्या है कि इस्लाम में पिग नहीं खाया जाता है, ठीक, उसको हराम माना गया है कि पिग का गोश्त नहीं खाना होता है। तो उनके भी मुंह में पिग का वो लग रहा था और गाँव भाई हम लोग को लग ही रहा था हिंदुओं को, ठीक। अब देखो, जब जब हिंदू मुस्लिम एक हुए हैं तब तक बवाल मचा है, ठीक है, फिर कोई तोड़ नहीं पाया, फिर जो हासिल करना था हासिल किया गया है हमेशा, ठीक। चलो, तो यहाँ पे भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है कि एकता में ही ताकत होती है, ठीक। तो यहाँ पे ये हुआ। अब हम लोग जानते हैं रीजंस कैसे क्या चीज़ें हुई। वही मैं बता रहा था कि नई राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी और ऐसा बिलीव किया गया था सिपॉइस के द्वारा कि जो कार्टिलेज है उसके न्यू गन की, उसमें क्या है, एनिमल फैट है, काऊ और पिग का। और इंडियन सिपॉय वर फेसिंग रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एज दे कुड ओनली रीच टू द लेवल ऑफ सूबेदार, जो मैंने अभी बताया था कि भाई सिर्फ सूबेदार लेवल तक ही पहुंचा जा सकता था, ऑफिसर नहीं बन सकते थे तुम। जो तुमने अभी RRR मूवी में देखा, रामचरण जी बढ़िया वो बन गए थे ऑफिसर वगैरह, वो नहीं बना जा सकता था उस टाइम, ठीक। और अब इसमें और सिस्टम क्या हुआ, मैं कहानी सुनाता हूँ तुमको। ये है हमारे मंगल पांडे जी, ठीक है, ये हमारे मंगल पांडे हैं। अब इन्होंने रिवॉल्ट किया तो तुमको पता ही है, लेकिन ये चीज़ें शुरू कैसे हुई, इन्होंने कैसे सोचा, इन्हें कैसे पता चला, ये अफवाह थी, सच्चाई थी, क्या था। तो आप लोग एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। देखो हुआ क्या कि मंगल पांडे अपनी ड्यूटी पे आ रहे थे, ठीक है, मंगल पांडे ऑन ड्यूटी आ रहे हैं ड्यूटी पे। अब ड्यूटी पे आते वक्त इनका हुआ ऐसा कि रास्ते में कोई छोटी जात का कोई इंसान बैठा हुआ था, ठीक। मैं जात पात पे भरोसा नहीं रखता भाई लोग, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बताना ही पड़ेगा, कहानी ही उसी तरह से है, ठीक है। एक कोई छोटी जात का, छोटी कास्ट का कोई बैठा हुआ था। अब उस समय जानते हो धार्मिक मान्यताएं कैसी थी। तो मंगल पांडे से उसने कहा कि भैया अपने पात्र से हमको पानी पिला दीजिए या कुछ खिला दीजिए, ऐसा कुछ बोला। तो मंगल पांडे ने बोला कि मैं आपको अगर खिला दूंगा तो हमको तो फिर धुलना पड़ेगा जाके अपना बर्तन, तुम खा लोगे तो हमको जाके फिर देर हो जाएगी हमको पहुंचने में, मेरा धर्म भ्रष्ट होने लगेगा। तो ये जो छोटी जात का इंसान था, इसने कहा, मैं देहाती में बोलता हूँ, ठीक है, जैसे कहा हुआ इसने कहा कि हमको पिलाने में तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है और वहाँ अंग्रेज जो तुम्हारा कर रहे हैं वो सही है तुम्हारे लिए, वहाँ धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है। तो मंगल पांडे कहते हैं क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, बताओ। तब ये बताता है, तब ऐसा बोला जाता है कि उसी छोटी जात के इंसान ने बोला कि तुम्हारा जो नया गोली बंदूक आया है उसमें सुअर और उसका मांस मिला हुआ है। तब मंगल पांडे गुस्सा आ गए एकदम तगड़ा। फिर मंगल पांडे दौड़ते हुए गए, अपने ऑफिसर से पूछे कि भाई सही बोल रहा है ये, सच सच बता दे यार, धर्म का मामला है। तो ऑफिसर बोला, मना कर दिया। 2-3 बार पूछे तो तब भी मना कर दे रहा था, थोड़ा बदतमीजी कर लिया। मंगल पांडे सनक गए, मंगल पांडे गोली मार दिए, समझ रहे हो, मंगल पांडे फिर
वहीं से मंगल पांडे को भी अमर कर दिया गया। मंगल पांडे को पहले जलाने उलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मंगल पांडे बच गए थे, फिर आखिर में उनको फांसी ही दी गई। ठीक, काफ़ी ब्रेव लोग थे। ये हुआ कब था? ये हुआ था 29 मार्च को 1857 को। मंगल पांडे जो कि एक सिपाही थे, कहाँ के थे? बैरकपुर के थे। बैरकपुर अभी एग्जिस्ट करता है कोलकाता के आसपास कहीं, वेस्ट बंगाल में कहीं बैरकपुर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये इन्होंने, हाँ सॉरी, ये तो बताया ही नहीं मैंने कि जो कार्टिलेज था ना, उसमें दिक्कत ये थी कि उसको मुंह से ही फाड़ना पड़ता था, नहीं तो वो फायर नहीं करता था, तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था, उसके बाद उसके अंदर बंदूक के अंदर डाला जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि मुंह तो लगाना ही पड़ता। ठीक है, चलो, अब उनको फांसी लटका दिया गया और उनकी रेजिमेंट को डिसबैंडन कर दिया गया, हटा दिया गया। अब दो तीन अफवाहें और चल रही थी उस टाइम पे। जैसे उनमें से एक अफवाह ये थी कि जो आटा बिक रहा है मार्केट में, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट हड्डी का चूरा मिला के बेच रही है ताकि धर्म भ्रष्ट किया जाए। और ये वही टाइम था जब क्रिश्चियन मिशनरीज भी भारत में एंट्री कर चुकी थी। उस समय के एक दो नियम मैं आपको बताता हूँ। उस समय नियम ऐसा हो गया था कि अगर आप अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं तो आप अपने माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिटेंस कर पाएंगे। ठीक है, तभी आप उसको इनहेरिटेंस कर पाएंगे। उसकी वजह से कई सारे लोग जो है फिर कन्वर्ट हो रहे थे क्रिश्चियनिटी में। ठीक, तो सबको लगा भाई कि मैं धर्म खतरे में है, मजहब खतरे में है, तो सब टूट पड़े। लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर ये ऐसा हुआ कि ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रूप ले लिया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने ये किया तो था, लेकिन स्टार्टिंग ये नहीं मानी जाती 29 मार्च। ठीक है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मानी जाती, ये तो मंगल पांडे का एक सिंगल इंसिडेंस था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब मानी गई पता है? जब मेरठ में 85 सिपाही थे कैवलरी रेजिमेंट के, इन लोगों को हटा दिया गया इसी वजह से। किस लिए? कुछ लोग को जेल में भेज दिया गया और कुछ लोगों को हटा दिया गया। किस लिए? क्योंकि इन लोगों ने भी वही कार्टिलेज के लिए मना कर दिया था। ठीक, लेकिन 10 मई को ये लोग रिवॉल्ट किए और 11 की मॉर्निंग को ये लोग पहुंच गए दिल्ली। जब ये लोग दिल्ली जाने का डिसीजन लिए, इस डिसीजन को ही स्टार्टिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, क्योंकि यही एक ऐसा पल था जिसके बाद ये पूरा रिवॉल्ट की शक्ल ही बदल गई और ये कन्वर्ट होकर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बदल गया। अब ऐसा कैसे हो गया ये अभी बताता हूँ, एकदम मस्त मज़ा आएगा। अब ये लोग 11 को पहुँचे, दिल्ली पे कब्जा कर लिए। जितने वहाँ अंग्रेज थे उन लोगों को पीट पाट के बढ़िया से लथाड़ के कई लोग को मारे और उसके बाद दिल्ली पे कब्जा कर लिए। अब दिल्ली पे कब्जा किए, अब यहाँ पर ज़रूरत थी एक लीडर की। इनमें जो समझदार लोग थे उनको था पता कि भाई अगर अब तो हम अंग्रेज से बगावत कर चुके हैं, वो हमें छोड़ने वाले तो हैं नहीं, है ना। तो इन लोग ये था एक लीडर पकड़ते हैं, इस मूवमेंट को बड़ा करते हैं। तब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग गए बहादुर शाह के पास। ठीक है, कहाँ गए ये लोग गए बहादुर शाह 2 के पास। उस समय जो मुगल के वंशज थे वो बहादुर शाह 2 थे और इनकी एज उस समय शायद 80+ हो चुकी थी। ठीक, काफ़ी एजेड थे ये। और कहने को इनके नाम पे ही रिवॉल्ट उसके बाद आगे बढ़ा था। आगे थोड़ा और समझते हैं हम लोग। देखो हुआ क्या कि जब बहादुर शाह के पास ये लोग पहुंच गए ना, बहादुर शाह का कुछ ऐसा रिएक्शन था, भाई क्या कर रहा है तू, है? मैंने कब बोला रिवॉल्ट करो, मेरे पास आओ, मुझे नहीं बनना राजा वाजा। भाई 80 साल का बुड्ढा है कोई, 80 साल में तो यार अभी देख लो जो बाइडेन का दिमाग नहीं ठिकाने पे है। 80 साल पे किसी का दिमाग ठिकाने पे रहता है? कोई लीड कर सकता है? ऑफकोर्स नहीं कर सकता है ना। तो एक तो ये दिक्कत थी कि भाई क्या कर रहा है, मुझे नहीं करना। उसके बाद एक प्रॉब्लम और थी कि बहादुर शाह को ये लगा कि भाई क्या करूं, अगर रेबल्स को लीड करूंगा तो ब्रिटिशर्स मार देंगे, अगर रिफ्यूज़ करूंगा तो अभी रेबल्स बहुत गुस्से में, इनके पास कोई चारा है नहीं है, ये भी मार देंगे। तो बहादुर शाह के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, उनको लीड करना ही पड़ा। उन्होंने सोचा कि बाद में ब्रिटिशर का देखेंगे, अभी तो जान बचे। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने लीड करने का डिसीजन ले लिया। अब अगर तुम्हें लीड करना है तो तुमको चाहिए, एक राजा है तो राजा के पास तो वो मंत्रीगण होते हैं ना, राजा के पास मंत्री तो होता ही है। तो इन्होंने 6 सिपाहियों की और 5 सिविलियंस की एक वो बनाई, क्या कहते हैं, एक मंत्रिमंडल बनाया। ठीक, उनमें से एक कौन थे, एक थे जनरल बख्त खान। ठीक है, मेन इनके नाम पे ही पूरा ये जो हुआ था, क्या कहते हैं, रियल पावर इनके पास ही, जनरल बख्त खान के पास ही थी।
क्योंकि जब राजा जो होता है वो ताकतवर नहीं होता है ना, तो लीडर जो होते हैं मंत्रीगढ़ ही होते हैं, उनकी ही बात चलती है। तो इनमें जो जनरल बख्त खान थे वो रियल पावर एक्सरसाइज कर रहे थे और यही जो पूरा रिवॉल्ट है वो लीड कर रहे थे लखनऊ वहाँ दिल्ली से। अब इसके बाद क्या स्टेप्स हुए, इसके बाद ये हुआ कि जो बहादुर शाह थे उन्होंने कई सारे रियासतों को चिट्ठियाँ लिख के भेजी कि आइए यही मौका है, लड़ लेते हैं, मर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे हो? तब इधर से ये चीज़ें शुरू हुई। अब लेकिन अब मैं आगे और बताता हूँ, बट पहले ये जान लेते हैं कि बहादुर शाह का एंड कैसे हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा कि बहादुर जब रिवॉल्ट दबा दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा 1859 में, अंततः जब दिल्ली वापस से कैप्चर कर ली गई, उस समय जो बहादुर शाह थे वो पकड़े गए, ठीक। और इनके जो बेटे थे उनको तो पहले बहादुर शाह के सामने ही पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी सिर पे दोनों को, ठीक, दोनों बच्चों को सामने ही मार दिया। उसके बाद बहादुर शाह को रंगून में भेज दिया, जहाँ कुछ ही सालों में इनकी मृत्यु हो जाती है एक्साइल में। इसी के साथ जो मुगल एम्पायर था वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका था। अब मुगल एम्पायर का कोई भी वारिस नहीं बचा था। ओके, बढ़िया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा अलग अलग जगह पे देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह की चीज़ें हो रही थी, कहाँ से कौन लीड कर रहा था। ठीक है, पहले हमने दिल्ली में जाना है ना, कि दिल्ली में कौन था। दिल्ली में बहादुर शाह थे, बख्त खान थे, उसके बाद और थी ये हकीम हसन उल्फ फिरोज शाह थे। और दिल्ली में कब शुरू हुआ? 11 मई को, जब वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। और दिल्ली में ख़त्म कब हुआ? 20 सितंबर 1857। ठीक है, कितनी जल्दी ख़त्म हो गया था ना, लेकिन इतने में ही कितना बड़ा इम्पैक्ट हो गया था। दिल्ली जल्दी ये लोग कब्जा कर लिए और सारी जगह पे इन लोग को छुड़ाने में ऐसी की तैसी हो गई। समझ रहे हो, बहुत टाइम लग गया था और सब जगह छुड़ाने में। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से रेजिस्टेंस किसने किया था? जनरल जॉन निकोलसन, हेनरी बेंडन, लॉर्ड हडसन और विलंगबी। देखो एक पॉइंट ये भी याद रखना, बहुत ऐसा है कि जितने भी जगह पे हुआ है ना, वहाँ पे कोई नो प्रिजनर्स वर टेकन। ओके, कोई भी प्रिजनर नहीं रखा गया। जितने लोग थे मरो, जिसको जिसको पकड़ा, जो जो अंग्रेज पकड़ में आया मारा गया। कोई ऐसा नहीं था कि चलो छोड़ दे रहे हैं, कोई सरेंडर कर रहा था, नहीं चाहिए सरेंडर तुम्हारा, मारो मरो, ऐसा चल रहा था सिस्टम। ठीक है, चलो अब फिर और पढ़ते हैं। ठीक है, अब लखनऊ में क्या सिस्टम था? देखो लखनऊ में जो चल रहा था, वहाँ पे थी बेगम, एक थी बेगम ऑफ औध, वो लखनऊ से हमारी लीड कर रही थी। ये बेगम हजरत महल, जो ये बेगम ऑफ औध भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये थी, ये हमारी वहाँ पे लीड कर रही थी, बेगम हजरत महल। ठीक, अब वहाँ से तो ये लीड कर रही हैं। उसके बाद वहाँ पे शुरू कब हुआ? वहाँ पे शुरू हुआ 4 जून 1857 को। 21 मार्च 1858 को वहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक, और वहाँ पे ब्रिटिशर थे वो हेनरी लॉरेंस। ठीक है, उन्होंने ही किया था ब्रिटिशर्स को डिफेंड, लेकिन ये ठोक दिए गए थे। कौन? हेनरी लॉरेंस। इनको मारा गया था बॉम्ब ब्लास्ट में। समझ रहे हो, उड़ा दिया भाई, तालिबान सॉरी इनको उड़ा दिया गया वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स को जाना पड़ा। उसके बाद सर कॉलिन कैंपबेल आए, जिन्होंने इस रिवॉल्ट को वहाँ पे दबा के रखा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हैं, सब जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो थी झांसी वाली रानी, हमारी झांसी की रानी जी आई, जिन्होंने यहाँ का रिवॉल्ट, सब जानते हैं कि कितने लोगों ने, अंग्रेजों ने खुद कहा कि शी वॉज मेल अमंग ऑल, शी वॉज मैन अमंग ऑल द मेल्स। समझ रहे हो कि सभी आदमियों में वो मर्द थी, एक लौती, ऐसा लड़ा उन्होंने। झांसी रानी की भी कहानी यही थी कि इनके जो हस्बैंड थे वो, उनकी डेथ हो जाती है, गंगाधर राव की। उसके बाद इनका एक बेटा होता है जिसका नाम दामोदर होता है, उसको लेके लड़ती हैं कि उसको राजा बनाएंगी, बट अंततः बहुत दुखद होती है कि इनकी भी डेथ हो जाती है लड़ते लड़ते ही। इनको हराने वाले का नाम था सर ह्यूज रोज। इन्होंने बहुत लंबा साथ दिया था, और इनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे लड़ाकू थे। और तात्या टोपे जो थे, पहले तो भाग गए थे मध्य प्रदेश के जंगल में जब रिवॉल्ट एंड होने लगा था, लेकिन उसके बाद उनको भी वहाँ से पकड़ लिया गया और सज़ा दे दी गई। उनको सज़ा मिली थी 17 जून को, 17 जून
1858 में तात्या टोपे को भी सजा ढूंढ के दे दी गई थी, उनको भी लटका दिया गया था, हैंग कर दिया गया था, हैंग टिल डेथ। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद जो मैंने बताया था कुंवर सिंह थे बिहार के, ठीक है, ये सारी स्टोरीज तो आपको मैंने बताई ही हैं, और तो कोई बचा नहीं। कौन बचा? कानपुर बचा, कानपुर वाला बता देते हैं। ठीक है, कानपुर में क्या हुआ था कि कानपुर में नाना साहेब थे, उनका अडॉप्टेड बेटा था बाजीराव टू। ठीक, तो अडॉप्टेड था इसलिए उसको भी ये लोग मान नहीं रहे थे। ठीक है, लेकिन जब उसको मौका मिला रिवॉल्ट करने का तो उसके पास 40,000 लोग आए और उसने उन लोग को लीड किया रिवॉल्ट में। ठीक है, और रिवॉल्ट में लीड किया, उसके बाद फिर वो भी दबा दिए गए, वो दबाए गए कॉलिन कैंपबेल से, उन्होंने दबाया, ह्यूज व्हीलर को उन लोगों ने मार दिया था। ओके गाइस, अब एक बात और बताता हूँ तुम लोग को मैं, बहुत बढ़िया से। देखो, जो तुम गेस करो कितने लोग मरे होंगे इस रिवॉल्ट में, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अकेले अवध से 1, 10, 100, 1000, लाख, कितने? 1,05,000, 1,50,000, सॉरी, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,50,000 लोग सिर्फ अवध से ही मरे थे। और इन 1,50,000 में ना 1 लाख तो सिविलियंस थे। सोचो, सिविलियंस ने भी रिवॉल्ट कर दिया था। अब बताओ, जहाँ सिविलियन इन्वॉल्व हो जाए उसको म्यूटनी कहा जाता है। जहाँ सिविलियन इन्वॉल्व होते हैं वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। म्यूटनी फोर्सेस करती हैं, सिविलियंस नहीं करते, समझे? तो ये सारी कुछ चीज़ें जो थी जो मुझे बतानी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अगर आपको आगे भी ऐसा कंटेंट चाहिए जैसा मैं बनाता हूँ, ऐसा इंटरेस्टिंग पीपीटीज, ऐसे कॉमेडी से भरा हुआ पढ़ाई लिखाई का एकदम मस्त, सब्सक्राइब करके जाओ मेरे चैनल को।